पता भी होता है कि जाली उसको जब इस्तेमाल कर लेते हैं, मसलन एक शख्स ने जाली किसी के बारे में इकरारनामा बना लिया ज़मीन की फरोख्तगी का, फिर उसको लेकर अदालत में अगर जनाब इस पर अमल दरामद कराए तामील मुख्तस का दावा कर देता है तो वो 468 और 471 का मुर्तकब होगा। हमारी खान साहब रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में एक मामला ऐसे गुजरते रहते हैं। एक मामला मेरी नज़र से गुजरा था, उसमें ये था कि एक रियल ऑनर था जिसके पास उसकी रजिस्ट्री थी और ऑन द अदर साइड एक आदमी जिसका कब्ज़ा था, उसके पास एक परत या एक कागज़ था जिसके ऊपर कुछ लेन देन का मामला लिखा हुआ था। तो वो सिर्फ उस कागज़ के टुकड़े के बिना पर वो 10-12 साल से उस पर काबज़ था। तो जो रियल ऑनर है जिसके पास एक्चुअल रजिस्ट्री है, तो क्या वो उसके ऊपर इसी रेलिवेंट जो सेक्शंस हम डिस्कस आज कर रहे हैं इनके अगेंस्ट वो उसके खिलाफ जाएगा या कोई सिविल रेमेडी यूज़ करेगा? नहीं, असल में ऐसे मामला का तयन सिविल कोर्ट में ही होता है। यहाँ पर हम फौजदारी में भी जा सकते हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों जो है कवानीन वो उन पर अमल दरामद हो सकता है, इसमें कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। लेकिन सिविल लॉ, सुप्रीम लॉ, इस चीज़ का तयन कैसे हो? एक आईओ तो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता, जबकि इस बारे में मसलन एक शख्स ने इसके पास रजिस्ट्री है लेकिन कब्ज़ा किसी और शख्स के पास है, तो वो सूट फॉर पोजेशन करेगा कब्ज़ा हासिल करने के लिए। अगर उसके और या फिर उसने रजिस्ट्री को ये देखा कि और शख्स दूसरा शख्स भी इसी किसी को बनाई फिरता है, तो वो फिर इस बारे में भी अदालत में आएगा, सिविल कोर्ट में आएगा, तामील मुख्तस के तहत आए, सूट और पोजेशन के तहत, व्हाट्सएवर जैसी भी सिचुएशन हो, कानून का दरवाज़ा उसको खटखटाना। हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, जब तक ट्रायल हो रहा है, ये साबित हो जाता है कि इसका जुर्म साबित हो रहा है, तो वो फिर FIR नहीं कटवाने जाएगा। ठीक, वो फिर वहीं सेक्शन 476 है CRPC का, उसका उसी अदालत में एप्लीकेशन देगा, अदालत उसका तयन करेगी कि वाकई ये कोई जुर्म भी हुआ मेरे दौरान समाअत, तो वो फिर उसके लिए प्रॉपर जो है इक़दामात करेगी और फिर वो उसके हुक्म पर ही पर्चा उसके खिलाफ दर्ज होगा। बिल्कुल सही। खान साहब, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या सिविल प्रोसीडिंग हो, डॉक्यूमेंट्स को टैली किया जाएगा? डेफिनेटली, इसमें बहुत से तरीके होते हैं जिनमें एक बहुत ही अहम जो होता है वो एक्सपर्ट का होता है। इसमें फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट भी होते हैं और हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट के। हमारी डेली प्रैक्टिस में से चीज़ें आती रहती हैं कि एक शख्स किसी अपने साइन कर देता है या अंगूठा लगा देता है, कोई तहरीर, तो जब फिर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो फिर उनसे स्पेसिमन लेते हैं और एक दो नहीं होते। मेरा जहाँ तक तजुर्बा है 9 यानी 9 सिग्नेचर स्लो, 9 जो है दरमियाने और 9 फास्ट करवाए जाते हैं ताकि कोई किसी किस्म की लूप कोई ना रहे। फिर इसके साथ जो एक एजेंसी बनाई हुई पंजाब में बहुत जदीद है, बल्कि जो सिंध में भी, कराची से भी यहाँ पर आते हैं, तो फॉरेंसिक साइंस जो है हमारी एजेंसी है वो इसका तयन करती है। इसी तरह जो मनशिया वगैरह पकड़े जाते हैं वो भी वहाँ पर भेजे जाते हैं। मुख्तलिफ शोबे होते हैं, ये अदालत पर डिपेंड कर वो किस डिपार्टमेंट में भेजे और उसका फिर एक्सपर्ट जो ओपिनियन देता है। लेकिन वो ओपिनियन जो होती है अदालत पर बाइंडिंग नहीं हो सकती किसी। अदालत हर सूरत फुल फ्लैज खुद मुख्तार होती है, लेकिन उसके लिए एक किस्म की इस बारे में असिस्टेंस मिल जाती है। सही है। खान साहब, ये तो हमने आज डिस्कस किया है कि इसका इतलाक किस तरह से कानून का होता है, इसका प्रोसीडिंग और इसका ट्रायल और कंप्लेनिंग के लिए जो मामला है। अब मुझे ये बताइए कि किसी के अगेंस्ट अगर हो जाती है FIR तो वो डिफेंस में क्या करे, वो थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। डिफेंस में सबसे पहले तो ये है कि वो गिरफ्तारी से बचे। राइट, ठीक है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात पर्चा बाद में दर्ज किया जाता है, उसको किसी न किसी मुखालिफ के कहने पर उसको पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है और फिर उसको बग़ैर पर्चा दर्ज किए ही उस पर तशद्दुद किया जाता है और उससे मनवाया जाता है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। इसके लिए पहली बात तो यह है कि हमारी सोसाइटी में जो एडवोकेट्स का रोल बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए दोनों तरफ से और मुकम्मल आपस में इत्मीनान होना चाहिए। वो शख्स फौरी तौर पर वकील साहब से रब्ता करे और
प्री अरेस्ट के सिलसिले में जमानत कबल गिरफ्तारी करवा के फिर पुलिस स्टेशन जाए। हाँ, अगर वैसे गया और उसको उन्होंने धर लिया तो फिर उसका कोई अजीज अपने एडवोकेट साहब के पास जाएगा तो वो फिर उसके लिए एक है हबीस कार्पस, पहले ये हाई कोर्ट का एक्सक्लूसिव इख्तियार होता था, हफ्से बेजा के तहत पिटीशन, हाई कोर्ट में से रिट कहते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म है कि हम इसे पिटीशन कहते हैं। तो उसे 491 के तहत जो सेशन जज साहब के पास वो केस दायर किया जाता है। तो वो फिर हत्ता कि अब तो इस हद तक जज साहबान जो है सेंसिटिव हो गए हैं कि वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन का वो SHO का नाम भी लिख कर रहा हो। बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। होता ये है कि वहाँ पर ही कुछ मुखबर बैठे होते हैं, वो अमले के हों या बाहर के, वो फौरी तौर पर वो जो पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पर उसको हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वो फिर जब वहाँ पर पहुँचे तो या तो उसका पर्चा काट देते हैं या उसको कहीं और भगा देते हैं। इस तरह वो जो हमारा जो होता है ना अमल जो होता है वो रायगा चला जाता है। तो इसका मतलब कि अब जो अदालतों का निज़ाम ये है कि मेंशन ही नहीं किया जाता है कि ना ही SHO ना ही कंसर्न पुलिस स्टेशन मेंशन ही नहीं किया जाता, बस ये प्रैक्टिस अब यही है ठीक कि वो आपका केस सुनेंगे इसका, और इससे कुछ सिक्योरिटी भी रखवाई जाती है ताकि हर कोई शख्स ऐसे ही ना भाग उठे मुंह उठा के और सरकारी अदारों को बदनाम करने के लिए या अपनी ज़ाती रंजिश के लिए। लेकिन जैसे कोई शख्स कोई मियाँ बीवी के दरमियान भी झगड़े हो जाते हैं, कोई शख्स ज़बरदस्ती बच्चों को छीन कर ले जाता है तो माँ जो होती है वो 491 के तहत यदि मैंने देखा कि एक तरफ किसी गांव के या किसी इलाके के बड़े जावर लोग पूरे खानदान और एक तरफ एक कमज़ोर सी औरत जिसका बच्चा छीने या कोई गुम हो गया या दाद रसी के लिए अदालत में आती है, सेशन जज साहब के या एडिशनल सेशन के एक हुक्म के तहत SHO को हुक्म दिया जाता है और अगले दिन ही मैंने देखा है कि बड़े बड़े जाबर लोग वहाँ पर अदालत में कटहरे में होते हैं और जज साहब उनसे बच्चे लेकर माँ के हवाले, जब माएँ उस वक्त जितनी दुआएं देती हैं हमारे जज साहबान को अल्लाह तौफीक दे इसी तरह इंसाफ करने की, तो वो मंजर देखने के लायक होते हैं। हाँ, अगर बाप के लिए या किसी भी और दीगर शख्स के लिए जो कोई किसी किस्म का दावेदार हो तो वो गार्डियन कोर्ट में जा सकता है अपनी हक रसी के लिए। लेकिन वहाँ पर अगर हम ये साबित कर दें कि ज़बरदस्ती बच्चों को छीन के ले गए या पुलिस वाले ने किसी शख्स को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में रखा या किसी प्राइवेट शख्स ने किसी शख्स को अपनी गैर कानूनी कस्टडी में रखा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बात जो है कानून की अवेयरनेस लोगों को इस बारे में पता हो, अपने राइट्स का उनको पता हो और उन पर अमल दरामद करवाया जाए। सब फ्रेंकली स्पीकिंग एक क्वेश्चन आपसे, वो थोड़ा सा चाइल्डिश क्वेश्चन है, वो ये बताइएगा कि इस ये जो फ्रॉड या धोखा दही है या जाली दस्तावेज़ात तैयार करके कोई इसका मुर्तकिब हो जाता है, उसकी बेल सेशन कोर्ट से हो जाती है आराम से? देखें, बेल तो मर्डर केस की भी हो सकती है। सही, मैंने अर्ज किया है कि 3 किस्म के होते हैं कि बेलेबल होते हैं जिनको 496 में बयान किया गया है, 97 में जो होते हैं नॉन बेलेबल होते हैं और 94-98 में कबल गिरफ्तारी वाले होते हैं। ये तो मेरिट के मुताबिक होता है, लेकिन कबल गिरफ्तारी के बारे में ये होता है कि जैसे ही वो शख्स सेशन कोर्ट में आएगा, सेशन जज साहब को अप्लाई करेगा बेल के सिलसिले में, तो उसको बुरी दे दी जाती है हफ्ते 10 दिन के लिए और उस दौरान उसको हुक्म दिया जाता है कि जाके जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ओपिनियन आती है तब उसकी फेट का जो होता है उसका फैसला होता है। लेकिन लाजमी नहीं कि अदालत से पुलिस ऑफिसर की ओपिनियन पर ही डिपेंड करे, आखिर फैसला अदालत का ही होता है। ज़बरदस्त खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत खूबसूरती से आपने 420 को 468 और 471 जो इसकी रेलिवेंट दफात हैं उसको आपने एक्सप्लेन किया और हमारी आपने रहनुमाई फरमाई। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस आप से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दीजिए और हमें ये बताइए कि अगर कोई मामला आपको दरपेश आ रहा है तो हमें बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह और एक्सपर्ट्स को आपके सामने इंशाअल्लाह ताला लाते रहेंगे। और इन द एंड मैं आपसे एक और गुजारिश ये करने लगा था कि आगे जो हमारा सेशन आ रहा है बहुत दिलचस्प है और बहुत रोज़मर्रा हमारे आम घरों में ये मसले मसाइल बने रहते हैं जिसको हम फैमिली केसेस कहते हैं और जिसमें डिसोल्यूशन का यानी कि खुला
کے مسائل جو ہیں یہ بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت زیادہ عام ہوئے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، لیکن ہم لے کر آ رہے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. دیکھتے رہیے اور ہماری ویڈیو کو سراہتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.